वेलकम फ्रेंड्स, और आपका स्वागत है इस न्यू एपिसोड में। और आज हम अल्फ़ा डीके पर चर्चा करते हैं इस न्यू एपिसोड में। ओके, अल्फ़ा डीके पहले देखते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल होता क्या है। अल्फ़ा पार्टिकल जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल इमिट करते हैं, यानी निकालते हैं अपने न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है कि हीलियम होता है ना, हीलियम जानते हो आप, 2He4 एटम। हम हीलियम एटम की बात पहले करते हैं। हीलियम एटम 2He4, जहाँ पर 2 उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इसमें प्रोटॉन्स हैं और 2 इसमें न्यूट्रॉन्स हैं। अगर इसमें से ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं तो बचते हैं केवल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी हीलियम का केवल न्यूक्लियस बचता है। हीलियम का केवल न्यूक्लियस बचता है, और यही हीलियम न्यूक्लियस, जिसको कि ऐसे लिखते हैं He2+, चूँकि सबको पता है कि इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। हीलियम 2+ मतलब ये हीलियम का न्यूक्लियस है। तो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है यही अल्फ़ा पार्टिकल के रूप में जाना जाता है। समझ में आया? हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है, हीलियम का न्यूक्लियस वही अल्फ़ा पार्टिकल है। आगे चलते हैं। इस हीलियम न्यूक्लियस में, और कह लो कि अल्फ़ा पार्टिकल में 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, देखो, तो अगर कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस या न्यूक्ली एक अल्फ़ा पार्टिकल निकालेगा, एक अल्फ़ा पार्टिकल निकालेगा डीके होकर, डीके प्रोसेस में एक अल्फ़ा पार्टिकल निकालेगा, तो उसमें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन की कमी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अगर किसी न्यूक्लियस से ये निकला अल्फ़ा पार्टिकल, तो यानी कि वो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन लेकर निकला। 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन निकल गए तो इसका मतलब एक अल्फ़ा पार्टिकल होली निकल गया, तो कमी हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझो, ये प्लूटोनियम है जिसमें 94 प्रोटॉन्स हैं और 239 टोटल उसका मास नंबर है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके। ठीक है, तो इससे अगर एक अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाता है, यानी एक अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाता है, मतलब ये रेडियो एक्टिव न्यूक्ली है प्लूटोनियम का, रेडियो एक्टिव न्यूक्ली। तो ये रेडियो एक्टिव डीके किया स्टेबल होने के लिए, इसने एक अल्फ़ा पार्टिकल यानी हीलियम का न्यूक्लियस निकाल दिया अंदर से। तो यानी इसमें दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स कम हो जाएंगे। इसमें 2 प्रोटॉन कम हो जाएंगे और
2 न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे। तो पहले 2 प्रोटॉन कम हुए तो 92 प्रोटॉन बचे, और 2 प्रोटॉन कम हुए और 2 न्यूट्रॉन कम हुए। ये मास नंबर है, यानी ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सम है। इसमें से अगर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल गए तो यहाँ बचेंगे केवल, मास नंबर बचेगा केवल 235, क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। तो एक अल्फा निकला, यानी 2 प्रोटॉन कम हो गए और 2 न्यूट्रॉन कम हो गए, तो फाइनली उसका कॉन्फ़िगरेशन ये बना। अब देखो ये प्रोटॉन बदल गए, 94 से 93 हो गया, 92 हो गया। इसका मतलब एक नया एलिमेंट बन गया, क्योंकि प्रोटॉन ही किसी एलिमेंट का कैरेक्टर होता है। 94 अगर लिखा है प्रोटॉन तो यानी प्लूटोनियम है। इधर भले ही चेंज होता रहे, उसमें न्यूट्रॉन चेंज होते रहें, मतलब आइसोटोप्स बन सकते हैं नए नए, लेकिन नेचर प्लूटोनियम ही रहेगा। ठीक है, जैसे 94 प्लूटोनियम 239, 94 प्लूटोनियम 240, 94 प्लूटोनियम 241। ये दिख रहे हैं ना, देखो यहाँ 239 हो चाहे 240 हो चाहे 241 हो, चेंज केवल न्यूट्रॉन ही बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रोटॉन 94 ही हैं। इसका मतलब जो नेचर है वो प्लूटोनियम का ही है। ये सब आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं जानते हो ना आप लोग, केमिस्ट्री पे पढ़ा होगा। आइसोटोप्स में क्या होते हैं कि न्यूट्रॉन के नंबर चेंज रहते हैं, लेकिन प्रोटॉन वही रहते हैं, प्रोटॉन के नंबर सेम होते हैं। तो नेचर नहीं बदल सकता। अगर प्रोटॉन फिक्स हैं तो यानी वो प्लूटोनियम है। तो ये प्लूटोनियम है, लेकिन ये तो प्लूटोनियम नहीं है। इसमें प्रोटॉन नंबर्स चेंज हो गए, 92 बचे। अब ये है यूरेनियम, ये समझो, ये है यूरेनियम। इसको लिखने का तरीका ऐसे भी है कि 94 प्लूटोनियम 239, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको उस तरफ ले जाओ तो 92 यूरेनियम 235 और प्लस हीलियम है, और 2 प्लस मतलब हीलियम का न्यूक्लियस। इसको उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं 2 और न्यूट्रॉन 2, तो टोटल एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास नंबर 4, मास नंबर 4, टोटल न्यूक्लियन 4, यानी 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहीं बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया ना, जो मैं बताना चाहता था कि एक हीलियम न्यूक्लियस, यानी अगर एक अल्फा पार्टिकल अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट करता है तो उसके न्यूक्ली में 2 प्रोटॉन कम हो जाते हैं और 2 न्यूट्रॉन कम हो जाते हैं, यानी मास नंबर में टोटल 4 की कमी हो जाती है। देखो अच्छा, हमने अभी आपको कंजर्वेशन लॉ बताया था इसके पहले, उसमें एक कंजर्वेशन लॉ था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहीं पर चेक कर लेते हैं वो पिछले वाले, और एक था कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस। इन दोनों को यहाँ पर चेक करते हैं, ध्यान से देखो। नंबर ऑफ पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चेक करते हैं। ये प्लूटोनियम का न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज होता नहीं, यानी केवल प्रोटॉन का ही चार्ज होता है। भाई न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन का ही चार्ज होता है, जो कि पॉजिटिव होता है। तो अगर आप ये प्लूटोनियम का न्यूक्ली देखो तो इसमें चार्ज है आपका +94 E। एक प्रोटॉन पर चार्ज प्लस ही होता है ना, इलेक्ट्रॉन के इक्वल, बट
पॉजिटिव। तो इस न्यूक्ली पर टोटल चार्ज तो इतना आया। जरा इस यूरेनियम के न्यूक्ली यानी न्यूक्लियस पर आप जरा चार्ज देखो, तो 92 प्रोटॉन है, तो 92E ये चार्ज आया। इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, न्यूक्लियस है। और ये एल्फा मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, उसमें न्यूट्रॉन पर 2 हैं, उसमें चार्ज होता नहीं, केवल 2 प्रोटॉन है, तो उस पर चार्ज है, तो +2E। तो देखिए इधर प्लस 94E और इधर भी प्लस 94E, यानी कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज लॉ जो है वो होल्ड करता है रेडियो एक्टिव डीके पर। दूसरा देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस मीन्स जो न्यूक्लियस में पार्टिकल्स होते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इधर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला के कितने थे? 239। इधर 230 प्लस 235 प्लस और ये 4 कितने हुए? 239 ही हुए, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस भी सेम रहते हैं। तो यानी ये दोनों लॉ होल्ड करते हैं। चलो आगे चलते हैं। रेडियो एक्टिव प्रोसेस में लॉ ये होल्ड करते हैं, तो यहाँ से समझ में आ गया। आगे आते हैं। अब भाई प्लूटोनियम से जब ये हीलियम का न्यूक्लियस यानी अल्फा पार्टिकल निकलता है, या कह लो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हैं, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्ली से जब कोई अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, तो ये देखा गया है कि उस अल्फा पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी है, यानी उस अल्फा पार्टिकल में वेलोसिटी होती है। उस अल्फा पार्टिकल में वेलोसिटी होती है। ये जो प्लूटोनियम ने जो ये अल्फा पार्टिकल निकाल के अपने आप को रेडियो एक्टिव डीके किया, इसमें यूरेनियम में, तो ये जो अल्फा पार्टिकल निकला इसमें काइनेटिक एनर्जी मिलती है। देखा गया कि इसमें वेलोसिटी है और काइनेटिक एनर्जी है। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसको काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिली? तो जाहिर सी बात है कि प्लूटोनियम के अंदर से ही इसको काइनेटिक एनर्जी मिली। और जो उसको एनर्जी मिलती कहाँ से है बताते हैं। तो इसी क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं 94 प्लूटोनियम 239 गिवन बाय रेडियो एक्टिव प्रोसेस हुआ, या रेडियो एक्टिव डीके। लेमडा अगर आप लिख देते हैं कहीं पर, तो ये बताता है कि ये डीके कांस्टेंट है ना, तो ये बताता है कि यहाँ रेडियो एक्टिव प्रोसेस हो रहा है। तो 92 यूरेनियम 235 प्लस अल्फा पार्टिकल, चाहो तो आप इसको अल्फा लिख दो 2He4 और प्लस क्या होता है? प्लस कुछ एनर्जी मिलनी चाहिए जो कि इस काइनेटिक, जो कि हीलियम जो है, जो न्यूक्लियस यानी जो अल्फा पार्टिकल, अब हम हीलियम न्यूक्लियस करना बंद कर देंगे, सिर्फ अल्फा पार्टिकल बोलेंगे। तो इस प्रोसेस में कुछ तो एनर्जी जनरेट होनी चाहिए जो कि इस अल्फा पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी दे, यानी उसको वेलोसिटी दे। तो ये जो एनर्जी जो जनरेट होती है जिससे कि अल्फा को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, उसको बोलते हैं एनर्जी इन अल्फा डीके। मतलब अल्फा डीके प्रोसेस में एनर्जी मिलती है। बहुत से लोग इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी इन अल्फा डीके। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं बताता हूँ। जब ये रेडियो एक्टिव डीके होता है, हमेशा बहुत ध्यान सुनो, जब ये रेडियो एक्टिव डीके होता है तो जो पेरेंट न्यूक्ली होता है, ये पेरेंट न्यूक्ली है, चूंकि ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ये डीके हो रहा है, और ये डॉटर न्यूक्ली है, तो इसका मास इस तरफ के डॉटर न्यूक्ली के मास से ज़्यादा होता है। इधर मास खत्म हो, थोड़ा सा डाउन हो जाता है, खत्म नहीं होता, थोड़ा सा डाउन हो जाता है।
गिर जाता है, मास लेस हो जाता है। और ये जो मास जो लॉस होता है ये बदल जाता है एनर्जी में आइंस्टीन इक्वेशन के थ्रू, वही कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। तो ये जो मास लॉस हुआ वो बदल जाएगा जब एनर्जी में, तो वही एनर्जी अल्फा पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराती है, जिससे कि अल्फा पार्टिकल में एनफ काइनेटिक एनर्जी आती है और वो न्यूक्लियस से बाहर मूव कर जाता है विद वेलोसिटी, और अच्छी खासी वेलोसिटी होती है। तो वो है एनर्जी, तो वही एनर्जी है जो कि अल्फा पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराती है। तो ये कैसे निकालते हैं? तो Q हमको बता चुके हैं कि मास लॉस से मिल रहा है टोटल एनर्जी, तो Q यानी होना चाहिए जो भी मास लॉस हुआ उसको अगर डेल्टा M लिखो तो इंटू C स्क्वायर, यही तो होना चाहिए ना, करेक्ट। जरा देखते हैं, तो इस ओर का ज़्यादा है मास और डॉटर के जितने बनते हैं डॉटर न्यूक्ली उनका कम रहता है। तो यानी मास लॉस आया इस न्यूक्ली का मास यानी प्लूटोनियम न्यूक्ली का मास माइनस डॉटर न्यूक्ली जो है 92 यानी यूरेनियम न्यूक्ली का मास, इसको यहाँ यूरेनियम लिख देते हैं, और माइनस हीलियम न्यूक्ली का मास यानी अल्फा का मास। अब ये मास क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ, एग्ज़ाम में ये सब दिए रहते हैं, चूँकि इतनी बड़ी वैल्यू होती है ना कि ये इजीली रिमेंबर नहीं होती हैं, तो एग्ज़ाम में ये सारे डाटा आपको मिलेंगे, ठीक है, कुछ भी याद नहीं करना है आपको। इस न्यूक्ली का मास होता है 239 यानी प्लूटोनियम न्यूक्ली का मास 239.0521574 AMU एटॉमिक मास यूनिट। जानते हैं ना, जो हमने भी पिछले एपिसोड में पढ़ाया था आपको। तो AMU को शॉर्टली U भी लिखते हैं, ये भी बात याद रखना, ठीक है। तो इतने AMU माइनस यूरेनियम 235 जो न्यूक्ली होता है उसका मास होता है 235.04944 U, और ये अल्फा का है 4.0026024 U मीन्स एटॉमिक मास यूनिट में लिया जा रहा है। तो टोटल प्रोसेस में मास का जो लॉस हुआ वो इतना हुआ, और यही मास का लॉस एनर्जी में बदल जाएगा जो कि अल्फा को एक एनर्जी देगा। भाई अपने आप उसको एनर्जी चाहिए ना, उसमें काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही? तो इस डीके प्रोसेस में कुछ मास लॉस होता है, रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस में कुछ मास लॉस होता है और वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वही एनर्जी जो ये डॉटर न्यूक्ली होते हैं यानी अल्फा पार्टिकल, और इसको भी ये डॉटर न्यूक्ली यूरेनियम, इसको भी वो एनर्जी मिलती है, यानी वो एनर्जी यही वाली दोनों में बट जाएगी, अल्फा को भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी। तो अल्फा हल्का होता है, उसको काइनेटिक एनर्जी जब मिल जाती है तो वो तो मोशन में आ जाता है। ये बहुत हैवी है तो हो सकता है ये धीरे मूव करे, यानी उसकी स्पीड कम हो। चलो ठीक है, हम मास का लॉस देखते हैं कितना हुआ इस प्रोसेस में। तो इसमें से अब इसको जोड़ के इसको घटाओ, तो कैलकुलेटर का यूज करेंगे क्या? 2 2 4 7, ठीक है जुड़ जाएगा, जोड़ो। तो ये आ जाएगा 239.0521574 माइनस, और इनका सम पहले कर लेते हैं। तो
4 4 8 4 2 6 2 9 6। अरे तो बहुत कम्बरसम टाइप का हो रहा है। 3 2 4 239 करेक्ट ना। और ये दोनों का और यहाँ पर U यानी AMU। ओके, घटाओ इसमें। तो 4 में 8 6 6 में 0 और 5 2 3 11 5 6 11 6 5 0 0 0। AMU कह लो या U कह लो या AMU कह लो। इतना मास टोटल लॉस हुआ। और एक AMU मास लॉस होने पर हमको एनर्जी कितनी मिलती है? मतलब एक AMU मास को अगर हम आइंस्टीन लॉ के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी में बदल दें, एनर्जी में बदल दें टोटल, तो कितनी एनर्जी मिलती है हमको? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस मास को अगर इक्विवेलेंट एनर्जी में बदलोगे तो ये आ जाएगा 0.0056306 इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसको निकालो तो लगभग ये 1000 के अराउंड है, तो लगभग 5.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड एनर्जी रिलीज होती है एक अल्फा डी के प्रोसेस में, जब प्लूटोनियम से यूरेनियम बनता है अल्फा डी के से। समझ में आया? मास लॉस के कारण इतना ये एनर्जी जनरेट होती है अंदर। ये एनर्जी टोटल इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन एनर्जी यूरेनियम में, यानी डॉटर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, डॉटर जो न्यूक्ली हैं, उनमें बट जाती है। कुछ एनर्जी इसको मिल जाती है, कुछ एनर्जी इसको मिल जाती है। ठीक है, वो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग बढ़ता है। तो आप समझ रहे हो कि ये लगभग दोनों के मास लगभग फिक्स हैं, तो मतलब फिक्स ही हैं। तो इससे क्या होता है कि ये एनर्जी, जो भी एनर्जी जनरेट होती है अल्फा डी के प्रोसेस में, प्लूटोनियम के न्यूक्लियस में होती है जनरेट, और वो एनर्जी डॉटर न्यूक्लियस को मिलती हैं। तो ये जो एनर्जी है ना, वो डिफिनिट अमाउंट में बटेगी, डिफिनिट अमाउंट में बटेगी, यानी निश्चित अमाउंट एक इसको जाएगा और एक इसको जाएगा। समझ में आया? इसीलिए अगर हमारे पास प्लूटोनियम के अगर 10,000 न्यूक्ली हों, मान लो 10,000 न्यूक्ली हों, और उन सबसे अगर हम अल्फा पार्टिकल की एनर्जी मेजर करें, तो लगभग सारे अल्फा पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। ऐसा नहीं कि हर 10,000 के 10,000 प्लूटोनियम न्यूक्ली से जितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे सबकी एग्जैक्ट सेम होगी, लेकिन शार्पली सेम होगी, मतलब लगभग सबकी एक रेंज में फिक्स होगी, कांस्टेंट टाइप की एनर्जी होगी। तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी देखकर आप ये पता लगा सकते हो, मतलब जो भी डॉटर न्यूक्ली बना और अल्फा पार्टिकल की एनर्जी देख के आप ये पता लगा सकते हो कि पेरेंट मटेरियल कौन सा था, यानी पेरेंट न्यूक्ली कौन सा था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पेरेंट न्यूक्ली से एक डिफिनिट अमाउंट में एनर्जी लेता है। समझ में आया? तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं कि
अल्फा प्रोसेस मतलब अल्फा डीके प्रोसेस में कितनी एनर्जी जनरेट होती है। बहुत हाई एनर्जी, देखो ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत हाई एनर्जी है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, वो अल्फा पार्टिकल को एनर्जी दे रही है, जिससे अल्फा पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी आती है और वो इतनी एनफ होती है कि वो न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलो इसी में आगे और बढ़ते हैं। अभी हम अल्फा डीके ही पढ़ रहे हैं। क्या होता है कि अल्फा तो निकल गया और इसमें से कुछ एनर्जी इसको भी मिली, यानी डॉटर न्यूक्ली यूरेनियम को, यूरेनियम न्यूक्ली को भी एनर्जी मिली। तो क्या होता है कि यूरेनियम बहुत हैवी है, ये न्यूक्ली जो है वो बहुत हैवी होता है, अल्फा बहुत हल्का है, अल्फा तो निकल लिया। ये बिल्कुल प्रोसेस ऐसे समझो जैसे तोप से गोला फेंका जाए, तोप से, कैनन से एक गोला फेंका जाए, बम, तो बम निकल जाता है लेकिन कैनन तो रह जाती है। तो जब मोमेंटम कंजर्वेशन चल रहा है तो जैसे कैनन रिकॉइल करती है वैसे ये भी रिकॉइल करेगा। क्या? यूरेनियम न्यूक्ली, ये भी रिकॉइल करता है। मतलब ये डॉटर न्यूक्ली जो बड़ा वाला है ये भी रिकॉइल करता है, मोमेंटम कंजर्व करना है और एनर्जी भी इसको मिली है। तो क्या होता है कि ये जो न्यूक्ली बचता है ना बड़ा वाला, ये एक्साइटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? ये एक्साइटेड हो जाता है, न्यूक्लियस एक्साइटेड हो जाता है। ये वाला एक्साइटेड को एस्टेरिक लगा के ऐसे हमने दिखा दिया, ये एक्साइटेड हो गया। ये एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड का मतलब है इसके अंदर जो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो एक्साइटेड हो गए, मतलब वो अपनी हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच गए। लेकिन केवल 10⁻⁻14 सेकेंड में ही वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो इसके अंदर हैं न्यूक्लियस में, वो अपनी एक्साइटेशन लेवल से डाउन होकर ग्राउंड स्टेट पर आ जाते हैं, यानी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट पर। तो क्या होता है कि अपनी सारी एनर्जी वो फेंक देते हैं बाहर, कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ एक्साइटेड थे, हाई एनर्जी फॉर्म में थे, वो लो एनर्जी फॉर्म में आ गए और बची हुई एनर्जी बाहर फोटॉन्स के रूप में निकल जाती है। और ये फोटॉन्स जो होते हैं इनको बोलते हैं गामा फोटॉन्स। इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन के लिए और मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए अल्फा के साथ गामा भी निकल जाते हैं। तो गामा जो रेडिएशन है वो अल्फा डीके के साथ पाया जाता है। और गामा जो रेडिएशन होता है, यानी गामा जो रे जो निकलती हैं, वो एक्चुअली डॉटर न्यूक्ली जो बनते हैं रेडियो एक्टिव प्रोसेस के बाद, उनके एक्साइटमेंट के चलते ये गामा फोटॉन्स निकलते हैं। जब वो एक्साइटमेंट से अपने ग्राउंड स्टेट यानी एक्साइटमेंट से डी एक्साइटमेंट होते हैं तो वो अपना फोटॉन निकालते हैं और यही फोटॉन गामा फोटॉन्स है। ये न्यूक्लियस की एनर्जी है। समझ में आया? ये एनर्जी इन दोनों को बटी, टोटल जो मास लॉस हुआ वो एनर्जी डॉटर न्यूक्ली यूरेनियम और अल्फा को मिली। अल्फा तो निकल लिया, डॉटर न्यूक्ली को एक्साइट कर दिया
अगर वो बहुत हैवी है तो उसके अंदर जो वो उसको मोशन भी दिया, ऐसा नहीं है, इसको काइनेटिक मोशन भी मिलता है, लेकिन इसका न्यूक्लियस भी एक्साइटेड हो जाता है, मतलब गर्म हो जाते हैं उनके अंदर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ऐसा समझो कि काइनेटिक मोशन मिला लेकिन अंदर भी बहुत एक्साइटमेंट है। अब वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स तो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं एक्साइट होकर, और फिर डाउन हो जाते हैं और सारी एनर्जी निकाल देते हैं। जो एनर्जी निकालते हैं वो गामा फोटॉन्स या गामा रेज के रूप में निकलती है। ये गामा रेज बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम। तो गामा वेव्स एक्सरे से भी हार्ड होती हैं, इसमें पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होता है। ये बहुत मोटी, लगभग 30 सेंटीमीटर मोटी लोहे की दीवार को भी चीर के निकल जाती हैं, और अगर बॉडी में पड़ती हैं तो ये डीएनए को तोड़ सकती हैं। समझ में आया? दे आर वेरी पावरफुल। तो अल्फा डीके के बारे में हमने आपको जो भी बताया, आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। और इस पर थोड़े कॉन्सेप्ट्स और क्लियर करने के लिए हम इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।